हेलो ऑल, वेलकम टू सब कुछ टेक्निकल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारी सीरीज चालू है, हम है कैपेबल। इसमें हम आज तीसरा वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आइस्टेम के को फाउंडर शकुल सोंकर से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके सुझाव जो है हम तक कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पहुंचाइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से। और दोस्तों, इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ अपलोड किए इसी सीरीज़ में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियोज़ को भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं कैपेबल के इस तीसरे एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम जिनसे इंटरेक्ट करने जा रहे हैं उनका नाम है शकुल सोंकर सर। इंटरेक्शन को शुरू करने से पहले मैं शकुल सर का आप सबको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। शकुल सोंकर सर जो आइस्टेम के को फाउंडर है। आइस्टेम एक एजुकेशनल कंटेंट एक्सेसिबिलिटी में काम करती है। शकुल सर ने अपना जो प्राइमरी एजुकेशन है वो एक ब्लाइंड स्कूल से कंप्लीट किया है। उन्होंने जो अपनी 12th है वो डीकेएस आरके पुरम से कंप्लीट की है। उस दौरान उन्होंने कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था और वो वहां के गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी डिग्री मैथमेटिक्स में कंप्लीट की जो कि अशोका यूनिवर्सिटी से थी। उस दौरान उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज किए, उनमें से एक था इंक्लूसिव हैकेथॉन 2017। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद शकुल सर को क्लिक्स कैपिटल में एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर काम करने का एक्सपीरियंस है। लेकिन उन्होंने वो सब ड्रॉप करके अपना पूरा टाइम आईएसटीएम के डेवलपमेंट के लिए देने के लिए सोचा। और वो उन्होंने मिलकर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर आईएसटीएम की स्थापना की। वो आईएसटीएम के को फाउंडर है। तो यही सारी जर्नी हम उनसे ही जानेंगे, उस दौरान के एक्सपीरियंस, आईएसटीएम के गोल्स, आईएसटीएम क्या है। तो आगे के इंटरेक्शन के लिए ओवर टू राहुल। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और शकुल सर का भी हमारे इस तीसरे एपिसोड में हम है कैपेबल के। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर शकुल सर। और आपकी जो लाइफ जर्नी है बहुत स्ट्रगल से भरी भी रही है। हमें एक इंस्पिरेशन भी मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और हम बहुत एक्साइटेड है आपसे इंटरेक्ट करने के लिए और आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए। सो इंटरेक्शन की शुरुआत करेंगे आपकी लाइफ जर्नी से। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है सर कि आपकी जो विजन इम्पेयरमेंट है वो बाय बर्थ से है या फिर आप बीच में ही ब्लाइंड हुए हो? देखो, बात ऐसी है कि बाय बर्थ तो इसे नहीं कह सकते, क्योंकि व्हेन आई वाज बोर्न, जब मेरा बर्थ हुआ उसके अराउंड 24 घंटे के बाद मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त फीवर हुआ। तो उस फीवर की वजह से हुआ क्या कि डॉक्टर्स ने मुझे अगले 2 घंटे के लिए, मतलब 48 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में डाल दिया, मशीन्स के अंदर में, जैसे किसी को भी डालते। तो उस फीवर का उस समय तो हमें इम्पैक्ट पता नहीं चला, बट अपेरेंटली हुआ क्या, उस फीवर ने सीधा मेरे ब्रेन पे स्ट्राइक कर दिया। आप तो इमेजिन कर सकते हो कि एक 24 घंटे पहले पैदा हुआ बच्चा और उसकी क्या हालत हो सकती है। उस समय बहुत भयंकर फीवर था वो, हाई फीवर। तो उसने मेरी ब्रेन की जो नर्व्स हैं, ऑप्टिकल नर्व्स, उसको डैमेज कर दिया, विच इज़ टू से दैट कि वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन खत्म हो गया। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई वो हम लोगों को पता नहीं चली, क्योंकि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी, मैं दिखता बिल्कुल ठीक था आंखों से, कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो घर वालों को भी समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन बाद बहुत दिनों के बाद जब वो मुझे चीज़ें दिखाते थे और मैं उन पर फोकस नहीं कर पाता था, क्योंकि बच्चों को जब आप कोई चीज़ दिखाते हैं तो वो उसकी तरफ हाथ पैर मारते हैं, right? तो जब मुझे वो चीज़ें दिखाई जाती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कहाँ दिखाई, तो मैं कोई रिएक्ट नहीं करता था उन चीज़ों को देख करके। तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तब उन्होंने डॉक्टर के पास ले जाना, मुझे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, 3-4 महीने का मैं था, तब ले जाना चालू किया। तो उन डॉक्टर को भी फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगा कि जो फीवर आया था उसका इम्पैक्ट पड़ा कहाँ पे। तो बड़े दिनों के बाद उनको ये पता चला कि उसका इम्पैक्ट जो है मेरी ब्रेन की ऑप्टिकल नर्व्स पे पड़ गया है। तो उससे हुआ क्या, जो मेरे ब्रेन और जो रेटिना है उसका कनेक्शन टूट गया है। तो
हमारा आँख ऐसे फंक्शन करता है कि जो ब्रेन जो रेटिना होता है वो कैमरे की तरह काम करता है। वो पिक्चर को खींचता है रियल टाइम में, वो पिक्चर ब्रेन तक जाती है, ब्रेन से वापस मैसेज आता है रेटिना को कि अब आप इसको प्रोसेस करके देखना है, तब हमें वो दिखाई देती है, राइट? तो अब होता क्या है मेरे साथ में कि मेरे जो ब्रेन और रेटिना का कनेक्शन है वही ब्रोकन है। पिक्चर की जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाता तो है, बट वहाँ से मैसेज वापस नहीं आ पाता क्योंकि उन नर्व्स में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया। तो जब किसी भी जगह पे ब्लड सर्कुलेट ही नहीं करता है तो वो इन्फॉर्मेशन बॉडी में ट्रैवल ही नहीं कर सकती, राइट? तो तभी से पहले थोड़ी कम नर्व्स में था, तो पहले मैं मोस्टली पार्शली ब्लाइंड था बचपन में, लेकिन जब मैं 7-8 साल का था तभी डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आगे चल के पूरा ही ये चला जाएगा और हम इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो धीरे 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 वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता रहा और अब सिर्फ इतना बचा है कि बट लाइट परसेप्शन ही रह गया है कि बस लाइट दिखती है मुझे और अंधेरे उजाले का एहसास होता है, बाकी सब चलता है। पहले इतना था कि आराम से फुटबॉल खेल लेते थे, सैटरडे के साथ में क्रिकेट खेल लेते थे। बॉल तो नहीं दिखती थी लेकिन आदमी दिखता था तो बैटिंग नहीं कर पाते थे, बॉलिंग कर लेते थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया। तो अब सिर्फ लाइट परसेप्शन होता है। इस तरह से मतलब ब्लाइंड तो खैर अब इसको बाय बर्थ ही मान लो 24 घंटे के बाद ही हुआ, बट यस यस जन्म यस से दृष्टिहीन नहीं था। यस सर। और फिर आपकी ब्लाइंडनेस को मतलब पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया और आपकी स्कूलिंग वगैरह शुरू कर दी गई? एक्चुअली पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा। इनफैक्ट उनको तो मतलब उनको इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं ब्लाइंड हूँ तो उन्होंने निगलेक्ट किया हो, लेकिन उनको ये था कि स्कूल नहीं भेजा गया मुझे टाइम पे, जिस टाइम पे स्कूल भेजना चाहिए था ना उस समय पे स्कूल नहीं भेजा गया। क्योंकि मेरी बहन है मेरे से 3 साल छोटी और मैं उससे 3 साल बड़ा हूँ, 3.5 साल का, तो उसको 3 साल की उम्र में 3.5 साल की उम्र में स्कूल में डाल दिया गया था। मुझे नहीं डाला गया क्योंकि यहाँ मैं उत्तर प्रदेश के टियर 2 सिटी में रहता हूँ, कानपुर जिसका नाम है। तो टियर 2 सिटी में आज से करीब ये लगा लो 18-20 साल पहले इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि ब्लाइंड लोग पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, क्या हो सकता है। ब्लाइंड स्कूल के बारे में मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। और सैटरडे और मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजने की प्रॉब्लम ये थी मेरे घर वालों को स्पेशली कि कहीं अगर मेरी माँ को स्पेशली कि अगर वो जाए और कहीं कोई धक्का दे दे, गिर जाए, चोट लग जाए, दिख नहीं पा रहा है तो कैसे क्या प्रोसेस होगा। तो थोड़ा लेट हुआ, अराउंड 8-9 साल की उम्र में मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, एक ब्लाइंड स्कूल में। कानपुर में तो हमें पता भी नहीं था कोई ब्लाइंड स्कूल होता है। पूछते पाछते किसी ने बताया कि लखनऊ में एक यूपी गवर्नमेंट का एक काफ़ी मतलब जैसा सरकारी स्कूल होता है वैसे टाइप का एक ब्लाइंड स्कूल है जो कि लखनऊ के आउटस्कर्ट्स पे। तो वहाँ पे 2005 में जब मैं करीब 8 साल का था तब मेरा एडमिशन कराया गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब वहाँ पे गए तो सरकारी स्कूल है, गंदगी तो वैसे ही रहेगी जैसे होती है। मेरी माँ ने हॉस्टल देखा उनका, तो वहाँ रूम स्टिंक कर रहे थे, बदबू आ रही थी और बच्चे भी ऐसे ही रह रहे थे, तो वो रोने लगी कि इनके साथ में रहेगा तो वैसे ही बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे गंदगी में रहे नहीं थे, थोड़ा हाइजीन इशू था उनको। और ब्लाइंड स्कूल के बच्चे जैसे करते हैं, कोई सर हिला रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई हाथ हिला रहा है, कोई वो कर रहा है, तो उनको देख के लगा कि बिल्कुल ये तो बिल्कुल, वो बहुत प्रॉब्लम्स तो रहती है। हाँ, वो बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहे हैं, इनके साथ में रहेगा तो ये भी ऐसा ही करेगा। तो हुआ क्या, उस स्कूल से कुछ 20-25 किलोमीटर दूर मेरी बुआ रहती थी लखनऊ में। तो ये डिसाइड हुआ कि मैं उनके घर पे रहूँगा, वहाँ से पढ़ाई करूँगा, स्कूल बस आके मुझे ले जाएगी। अब वो सरकारी स्कूल वहाँ पे तो सब पैसा खा जाते हैं, तो पूरे साल में स्कूल बस आती ही नहीं थी। मैं वहाँ जाके खड़ा होता था बस स्टैंड पे। पूरे साल में केवल 35 दिन बस आई, मुझे अभी तक वो नंबर याद है। और उन 35 दिनों में ही मैंने ब्रेल लिखना, पढ़ना, और मुझे अभी याद है कि जब मैं 19वें दिन स्कूल गया तो मुझे किताब मिल गई थी ब्रेल की, हिंदी की पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी होशियार था उसमें। मैंने 5 दिन में नंबर याद कर लिए। तो अलग वो केवल एग्जाम डेज पे बस चलाते थे और बीच में 2-3 दिन कभी दिखाने के लिए हर महीने में 1-2 दिन चला देते थे, जिसके पेपर पे दिख जाए कि चलिए बस। और पेट्रोल का पैसा वैसे सब खा जाता। तो 35 दिन वहाँ पे रहा। तो वहाँ पे जब देखा मेरे पापा ने कि स्थिति काफ़ी बेकार है, तो वो एक दिन ऐसे कानपुर में कहीं जा रहे थे, तो उनको एक कानपुर ब्लाइंड स्कूल करके NFP है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, उनका भी एक स्कूल चल रहा था यहाँ पे। तो उन्होंने उसकी वैन देखी, उस पर लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा अरे यहाँ पे भी एक स्कूल है, तो हम शायद इसको यहाँ डालें। तो उन्होंने जाके वहाँ पे पता किया, उनको पता चला कि हाँ यहाँ एक स्कूल है, तो वहाँ मुझे डाला। सेकेंड क्लास में लखनऊ से नाम कटाया, फर्स्ट क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं बुआ के घर से वापस अपने घर आया। कानपुर ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन कराया मेरा 2006 में। और वहाँ मैंने सेकेंड क्लास से वो जूनियर हाई स्कूल तक था। हमारे यूपी में जूनियर हाई स्कूल बोलते हैं 8वीं क्लास।
तो वो 8वीं क्लास तक वहाँ पे स्कूल था, तो वहाँ पे मैंने पढ़ा। तो मैं पढ़ने में काफ़ी होशियार था, तो प्रमोट कर दिया जाता था मुझे। जैसे मैंने दूसरी क्लास के बाद तीसरी क्लास में हफ्ते भर रहा, चौथी में प्रमोट कर दिया, फिर चौथी क्लास कंप्लीट करी, 5वीं क्लास में हफ्ते भर रहा, छठी क्लास में प्रमोट किया, 2 साल बचा लिए। तो जैसे 8 साल में एडमिशन हुआ था, तो 2 साल वहाँ से बच गए, तो बिल्कुल साइटेडो वाली एज आ गई कि 6 साल में पहली क्लास करी। तो उस हिसाब से एज जो वहाँ पे 2 साल मेरे शुरू के बर्बाद हुए थे, वो बचा लिए उन्होंने। तो इस तरह से 8वीं क्लास तक तो मैंने वहाँ पे करा। लेकिन इस स्कूल की खासियत ये थी कि बहुत अच्छा नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, हिंदी मीडियम ब्लाइंड स्कूल जैसे होते हैं वैसे ही था। बट यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत कम उनको पेमेंट मिलती थी उस समय पे, लेकिन कुछ टीचर काफ़ी अच्छे थे, और स्पेशली मेरे मैथ्स और साइंस वाले सर। तो सारे टीचर्स तो ब्लाइंड थे वहाँ पे, केवल मैथ्स और साइंस वाले, जैसा कि होता है हर ब्लाइंड स्कूल में, वो दोनों साइटेड थे। तो मैथ साइंस कोई करता नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि 8वीं के बाद छोड़ना ही है, तो लोग मेहनत करते नहीं थे। लेकिन मेरा बचपन से ही मैथ्स में बहुत ज़्यादा रुझान था। तो मेरे मैथ्स वाले टीचर थे, वो मुझे बहुत मतलब अप्रिशिएट करते थे इस चीज़ को लेकर के, कि मैं सवाल सारे सॉल्व करता हूँ। और यूपी बोर्ड उस समय पे, जो बोर्ड की मैथमेटिक्स, जो यूपी बोर्ड की जो मैथमेटिक्स होती है, मतलब जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई हो गया, वैसे हमारा जो स्टेट बोर्ड है, हमारी मैथ्स और साइंस बहुत डिफिकल्ट होती है। एक जो सीबीएसई में 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ 7वीं 8वीं में पढ़ा लेते हैं। साइंस हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, सब हमारे यहाँ बहुत पहले पढ़ा देते हैं, और काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो और लोग स्टेप मेहनत नहीं करते थे। मैं मेरा अलजेब्रा भी अच्छा था, ज्योमेट्री भी अच्छा था। तो वो नए नए तरीके ढूंढते थे कि कैसे मुझे ज्योमेट्री भी सारा समझ में आए, कैसे मुझे अरिथमेटिक भी सारा समझ में आए। और मैं कभी स्कूल, मैं डे स्कॉलर था, अपने घर से आता जाता था वहाँ पे, तो मैं अगर स्कूल के बाद भी उन्हें फ़ोन करूँ, तो वो हर समय मेरे सवाल के जवाब देते थे, और मैं सारी चीज़ें अपनी ब्रेन शीट पे सॉल्व करके, मतलब इंटर पॉइंट पे लिख करके, सारे सम्स के मेरे बड़े बड़े फाइलें बनी हुई थी मैथ के नोट्स की। तो इस तरह से, और 2011 में मैंने वहाँ से 8वीं क्लास कंप्लीट करी। तो उस समय 8वीं क्लास बोर्ड होती थी यूपी बोर्ड में। तो बोर्ड में एग्जाम हुआ, मेरे 94.1% नंबर आए, जो कि यूपी बोर्ड में आते नहीं है किसी के, अब आने लगे हैं, उस समय नहीं आते थे, ऐसे 10 साल पहले। उस समय बोर्ड का मतलब होता है किसी के 84-85% आ गए तो वो टॉपर माना जाता है। तो मेरे 94% आए, मैंने पूरे बोर्ड में टॉप किया यूपी बोर्ड में, 8वीं क्लास के जो बोर्ड एग्जाम। तो वहाँ से काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। तो हाँ, तो मतलब प्राइमरी शिक्षा तो एक ब्लाइंड स्कूल में ही रहकर वहाँ से शुरू हुई थी। उसके बाद दिक्कत ये थी कि 9वीं क्लास में भी मुझे मैथ साइंस पढ़ना था, और कोई ब्लाइंड स्कूल तो ऑफर करता नहीं है, और ये ब्लाइंड स्कूल वैसे भी ख़त्म हो गए थे यहाँ पे। मैंने कानपुर के काफ़ी सारे स्कूल्स में कोशिश करी 9वीं क्लास से एडमिशन लेने के लिए। वो मैंने पहली क्लास में भी पहले कोशिश करी थी, लेकिन तभी भी उन्होंने मना कर दिया। 9वीं क्लास में ही मना कर दिया सब स्कूल में कि हम तो नहीं ले सकते, ब्लाइंड है, ब्लाइंड है, ब्लाइंड है। तो इस तरह से चलता रहा ये सिलसिला। तो फिर उसके हाँ कैसा रहा आपको? 9वीं 10वीं में आपको मैथ्स मिला या नहीं? 9th 10th हाँ क्लास में मैथ्स मिला मिला या नहीं एक्चुअली, आपको? हाँ मिला। तो काफ़ी कोशिश करी, फिर जानकारी मिली कि देहरादून में जो NIVH है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडिकैप्ड, उसका नाम बदल गया है, NIEPVD हो गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज। तो उसके बारे में पता चला मुझे कि वहाँ पे तो सीबीएसई बोर्ड में पहले, अभी तक क्या होता है कि 10वीं तक सारों सबके सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, 11वीं से आप अपनी यस, स्ट्रीम चूज करते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। लेकिन यस। अब ब्लाइंड स्कूल था, तो वहाँ पे ये था कि 8वीं तक तो आप सबके साथ लेंगे, लेकिन 9वीं 10वीं में आपको ऑप्शन है कि अगर आप या तो आप मैथ साइंस लें, जैसा कि साइटेड लोग लेते हैं, 10वीं तक कंपलसरी होता है उनके लिए, या फिर आप म्यूजिक और संस्कृत ले। तो जो NIVH था, उनके पास 1-2 टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि चलो, पहले क्या होता था, सारे ब्लाइंड स्कूल में 8वीं के बाद बंद ही कर देते, तो म्यूजिक संस्कृत दे देते थे, और ऐसा मान लिया था कि ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, जो नॉर्मल लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम उसका ऑप्शन भी जारी रखेंगे। तो 10वीं तक उन्होंने कहा कि मैथ साइंस पढ़ाएंगे अगर जो लोग पढ़ना चाहते हैं। तो क्लास के 2 डिवीजन कर दिए गए। जब उनका संस्कृत का पीरियड होता था, तो हमारा मैथ्स का होता था, उनका म्यूजिक का, तो हमारा साइंस का, ऐसे ही होता था। तो मुझे पता चला कि 10वीं तक तो NIVH वाले मैथ साइंस पढ़ाते हैं। तो वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम दिया और इंटरव्यू दिया, दोनों ही काफ़ी अच्छे लगे। एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स का जो टेस्ट लिए थे, क्योंकि जो मैथ्स वाले बच्चे वो लोग लेते थे, उनका मैथ्स का अलग से टेस्ट लेते थे। मेरा मैथ्स का टेस्ट लिया उन्होंने, और सबसे मतलब हाईएस्ट नंबर थे मेरे उस टेस्ट में। इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गुजरा, और हाईएस्ट नंबर भी ऐसे नहीं, मतलब जो सेकंड आया था उसके और मेरे बीच में इतना अंतर था कि मतलब मेरे जितने मार्क्स थे उसके 1/3 उसके थे टेस्ट में। तो काफ़ी इम्प्रेस हो गए कि बाहर से एक स्टूडेंट आके और ऐसा कर रहा है। तो उन्होंने इंग्लिश में मेरी, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए बच्चे के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी थी उस समय पे भी।
तो वहाँ पे जाके 10वीं तक तो 9वीं 10वीं वहाँ पे पढ़ा 2011 से 2013 तक। अब 2013 में एक और समस्या उत्पन्न हुई क्योंकि 11वीं से तो वहाँ पे भी केवल आर्ट्स ही था, मतलब ह्यूमैनिटीज जिसको बोलते हैं। तो यही था सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, म्यूजिक, इंग्लिश, हिंदी और सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, यही 5-6 सब्जेक्ट थे उसमें से। सो 11th 12th में मैथ्स नहीं था वहाँ पर? नहीं, केवल 10वीं तक सीबीएसई बोर्ड था वो। 10वीं तक जैसे सबको मिलता है 10वीं तक उन्होंने एक ऑप्शन दे रखा था। 11वीं 12वीं में केवल वहाँ पे जब आपको स्ट्रीम चूज करनी थी, जब आपको साइट अपनी चूज करनी थी, तो वहाँ पे केवल आर्ट्स साइट थी। तो मेरे सामने एक और समस्या उत्पन्न हुई क्योंकि मुझे 11वीं 12वीं में साइंस लेना था, साइंस स्ट्रीम मुझे लेना था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। मैंने उनसे बात करा कि आप मेरे लिए कोई बंदोबस्त कर दो, तो प्रिंसिपल ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम तो नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टीचर ही नहीं है पहली बार, और आज तक हमारे किसी ने पढ़ा भी नहीं है, हमारे पास तो बुक भी नहीं है ब्रेल में इन सबकी। तो मैंने तो एनआईबीएच में एक साइटेड मेन स्ट्रीम स्कूल से राइटर आते थे, उस स्कूल का नाम था स्कॉलर्स रूम, जो 12वीं के बोर्ड एग्जाम होते हैं सीबीएसई के, तो उन स्कूल से उनका टाई अप था, तो वो राइटर लेते थे उस स्कूल से अपने बच्चों के लिए 12वीं के एग्जाम देने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि उस स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दीजिए आप, तो उन्होंने वो उसके लिए भी मना कर दिया। तो उस समय पर ही मुझे काफ़ी हुआ कि मुझे साइंस लेना है तो मैं क्या करूँ, तो काफ़ी रिसर्च करी मैंने। जेवियर जो सेंटर जो मुंबई में है, XRCVC, वहाँ पे बात करी। यस यस। आईवे, जो आपने जॉर्ज सर का ऑलरेडी इंटरव्यू कर लिया, आईवे की हेल्पलाइन पे कॉल करा कि मुझे साइंस लेना है और आप मुझे बताओ क्या कर सकते हैं। तो आईवे वालों ने बताया मुझे कार्तिक साहनी के बारे में, जो कि मेरा अभी को फाउंडर भी है इस टाइम का, कि उसने किसी तरह से 2011 में जब मैं 8वीं कंप्लीट करा था, तो उसने 10वीं कंप्लीट करा था, और उसने किसी प्रकार सीबीएसई से लड़ भिड़ के और 11वीं 12वीं में ब्लाइंडों के लिए साइंस अलाउ करवा लिया था। उससे पहले तक हमारे लिए साइंस स्ट्रीम ओपन ही नहीं थी सीबीएसई बोर्ड में। तो क्योंकि वो डीपीएस आरकेपुरम में पढ़ रहा था, काफ़ी अच्छा पावरफुल स्कूल है, काफ़ी अच्छे लोगों की पहुंच है वहाँ पर, टीचर्स और प्रिंसिपल काफ़ी पावरफुल होते हैं डीपीएस आरकेपुरम के, वन ऑफ द प्रेस्टीजियस स्कूल इन द कंट्री। तो बात ही हुई, तो उसने मुझे बताया कि उसने करा, लेकिन बहुत समस्याएं हुई थी, बहुत कम कोऑपरेशन मिलता है और बुक्स नहीं मिलती एक्सेसिबल फॉर्म में, आप पढ़ नहीं सकते। उसने अपनी किताबें को टाइप करी, तब उसको पढ़ा एंड ऑल दैट। सो उसके लिए भी अब मैं स्कूल्स में बात करूँ तो स्कूल्स तो वैसे भी नहीं लेना चाहते थे किसी ब्लाइंड स्टूडेंट को साइंस में। तो मैंने कहा चलो फिर हम भी डीपीएस आरकेपुरम का ही एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। तो हमने दिया डीपीएस आरकेपुरम का एंट्रेंस एग्जाम। जब मैंने दिया तो करीब 3800 बच्चों ने 11वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए उस साल एग्जाम दिया था 2013 में। तो सौभाग्य से एंट्रेंस एग्जाम निकल गया, बात आई इंटरव्यू की, इंटरव्यू के लिए कॉल आया, इंटरव्यू भी निकल गया, तो 11वीं क्लास में डीपीएस आरकेपुरम में एडमिशन हो गया। अब एडमिशन तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये कि हिंदी मीडियम से 10वीं क्लास तक पढ़ा था, और उसके बाद अचानक से ये दिल्ली का एक हाई प्रोफाइल स्कूल जिसमें हिंदी में कोई बात तक नहीं करता है, क्योंकि देखो ब्लाइंड स्कूल में तो ये होता है ना कि अंग्रेजी को भी हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ा देते हैं, राइट? तो कुछ भी इंग्लिश में पढ़ाया उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, बच्चों को समझ में आ गया। तो हमारी तो अंधों में काना राजा एक कहावत है हिंदी में, वैसी हालत थी कि उन बच्चों के बीच में तो हमारी इंग्लिश सबसे अच्छी थी, लेकिन जब अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए बच्चों के साथ में गए, एलीट क्लास में गए, तो वहाँ तो कॉन्फिडेंस लेवल ही गिर गया एकदम से। जो इंसान क्लास में कभी सेकंड नहीं आया, उसको अंग्रेजी में 40 में से 16 नंबर मिल गए, फिजिक्स में फेल हो गया पहले टेस्ट में, 25 में से 4 नंबर मिल गए। तो हालत बड़ी बुरी हो गई वहाँ पे कि मोराल एकदम गिर गया, समझ नहीं आया, डिप्रेशन में चले गए। PCMCS का वैसे ही प्रेशर था, किताबें नहीं मिलती थी कि पढ़ सकें, क्योंकि 10वीं तक तो हमने ब्रेल में पढ़ाई करी थी। 11वीं से एकदम आया कि कंप्यूटर हाथ में लेना है और सब कुछ कंप्यूटर पर ही करना है, तो कैसे करेंगे। और कंप्यूटर पे पढ़ने के लिए भी मैथ साइंस तो जॉज हमारा पढ़ता नहीं था, तो वो कैसे टैकल करेंगे। मैथ के ट्यूटर नहीं मिलते जो ब्लाइंड को पढ़ा सकें, फिजिक्स के ट्यूटर नहीं मिलते जो ब्लाइंड को पढ़ा सकें, तो वो कैसे करेंगे। तो बहुत सारी समस्याएं 6 महीने में, ऊपर से इंग्लिश भी एक समस्या बन गई थी, तो उतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं थी उस समय पे। काफ़ी स्ट्रगल हुआ उन 2 साल में, किसी तरह से मैनेज करते कराते डीपीएस आरकेपुरम से बहुत चैलेंजेस के बाद बुक्स मिली नहीं, तो सक्षम से रिकॉर्डिंग की बुक ली और बहुत इधर उधर हाथ पैर मारे, नंबर गंदे आए। 11वीं क्लास में 69% नंबर आए,
12वीं क्लास में भी इतने अच्छे नंबर आए नहीं बोर्ड में, 88% के आसपास बने थे मेरे 12th बोर्ड में, जो कि मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे हिसाब से बहुत कम थे, इससे ज़्यादा आ सकते थे। तो ठीक है, किसी प्रकार हो गया, स्कूल कंप्लीट हो गया। अब बात आई, अब मुझे ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, मैंने पहले से ही सोचा था, मुझे पढ़ना था मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स बचपन से ही पसंदीदा सब्जेक्ट विषय था मेरा। अब मैं कॉलेजेस में अप्लाई करूं तो मना कर दें, नहीं मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन तो नहीं दे पाएंगे तुम। तो फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि कहाँ जाएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहाँ पे बहुत प्रेस्टीजियस कॉलेज है, उसने इंटरव्यू में ही साफ साफ कह दिया कि हम तो नहीं ले पाएंगे मैथ्स ऑनर्स में, इंग्लिश ऑनर्स में अप्लाई कर लो या पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर लो। तो हमने बोला कि भाई ये नहीं चलेगा, और लड़ भिड़ के एक कॉलेज में एडमिशन हुआ भी, तो उन्होंने शर्त पे लिया कि जबकि हम कट ऑफ में सारा फॉल कर रहे थे, उनकी नंबर उनके हिसाब से सब सही थे। बेस्ट 4 देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बेस्ट 4 में मेरा 94-95% बन रहा था, जो कि उनकी कट ऑफ में पढ़ रहा था मैथ्स ऑनर्स के लिए, लेकिन ले नहीं रहे थे। तो एक कॉलेज ने लिया, लेकिन उस दौरान बीच में जब मैं स्कूल में ही था डीपीएस आरकेपुरम में, तब मुझे ये चस्का लगा कि डीपीएस आरकेपुरम वाले ना सब विदेश जाते हैं। तो हमने कहा कि हम भी ये करेंगे, हम भी विदेश जाएंगे। तो हमने अपनी फॉरेन काउंसलर से बात करी कि मैम कैसे जा सकते हैं। तो जीआरई सॉरी उस समय तो सैट होता है अंडर ग्रेजुएट, एसएटी वगैरह, हाँ एसएटी, सैट, एसीटी और आईएलटीएस और टोफल और ये सब होते हैं। तो मैंने आईएलटीएस दिया, कनाडा के 2-3 यूनिवर्सिटी में हुआ भी, बट सेम प्रॉब्लम, स्कॉलरशिप नहीं मिली, और इतने पैसे तो थे ही नहीं क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। डीपीएस आते पर उनकी फीस की बड़ी मुश्किल से परिवार जुटा पाता था हमारे लिए। तो काफ़ी महंगा यस सर, स्कूल था मेरे साथ डीपीएस भी वही आरकेपुरम हमारा। प्रॉब्लम हुई है। हाँ, तो फीस नहीं दे पा रहे थे। तो मेरी जो फॉरेन काउंसलर है उसने बोला कि सुनो, तो हमारे डीपीएस आरकेपुरम में क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज अपनी प्रेजेंटेशन देने आती हैं, उनके जो एसोसिएट्स होते हैं, हमारा एक एबीएच होता है 12th क्लास वालों के लिए, या ऑडियो विजुअल हॉल। तो वहाँ पे दुनिया की जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब प्रेजेंटेशन देने आती हैं, लाइक हांगकॉन्ग से, सिंगापुर से, यूएस से, कनाडा से, यूके से। तो मैं सबकी प्रेजेंटेशन देखने जाता था। मैं अपनी फॉरेन काउंसलर से बात कर रहा था, उन्होंने बोला देखो कल एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो अभी शुरू हुई है, शुक्र यूनिवर्सिटी, वो प्रेजेंटेशन देने आ रही है, और मैं तुम्हें एडवाइस करूँगी कि अगर तुम स्कॉलरशिप की वजह से वहाँ नहीं जा पा रहे हो तो तुम वहाँ चले जाओ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा उनका पूरा वर्ल्ड क्लास सिस्टम है, और तुम्हें कभी ये रियलाइज़ नहीं होगा कि तुम इंडिया में रह के यूएस या कनाडा जैसी शिक्षा से पिछड़ रहे हो। तुम्हें उस लेवल की एडुकेशन वहाँ पे मिलेगी, और वही प्रोफेसर आके पढ़ाएंगे जो कि तुम्हें यूएस में पढ़ाते हैं। तो देखा मैंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन देखी, फिर उनके जो एडमिशन आउटरीच टीम में था एक बंदा, उससे बातें होने लगी, काफ़ी अच्छे लोग थे वो। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारी फीस, फिर वही सवाल की फीस तो उनकी भी बहुत ज़्यादा थी उस समय पे, करीब 6-6.25 लाख रुपए में साल की ट्यूशन फीस और हॉस्टल मिला करके। मैंने कहा भाई फीस तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी नीड ब्लाइंड स्कॉलरशिप है। नीड ब्लाइंड का मतलब होता है कि मेरिट पे नहीं मिलती वो स्कॉलरशिप, आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाती है वहाँ पे। तो पहले क्या करते हैं, पहले स्कॉलरशिप में कोई लफड़ा ही नहीं होता, वो पहले एडमिशन ले लेते हैं। और शोका में एक बहुत बढ़िया बात है कि वहाँ पे रैंक सिस्टम नहीं है, मतलब कोई भी इंडिया का रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 नहीं होता वहाँ पे, जिसका एडमिशन हो गया वो सब बराबर है, वो रैंक नहीं देते कभी भी किसी को। तो एक बार एडमिशन हो गया आपका, फिर वो सबके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देखते हैं कि किसको कितनी स्कॉलरशिप रिवॉर्ड करनी है, और इस हिसाब से एडमिशन टीम भेजती है वो एजुकेशन एड टीम के पास रिक्वेस्ट, और वो लोग अप्रूव करते हैं। तो मेरे साथ वहाँ पर भी खेल जिसको जरूरत है उसे ही सिर्फ स्कॉलरशिप दी जाती है। हाँ एग्जैक्टली, जिसको ज़रूरत है उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी पेरेंटल इनकम को देख करके उस हिसाब से दी जाती है। और आप अपनी स्कॉलरशिप पे रिवीजन पिटीशन भी डाल सकते हैं। तो मैं बताता हूँ अपने एग्जांपल पे। तो हुआ क्या कि 2013-15 31 जुलाई को उनका एक्सेप्ट आ गया मुझे। उन्होंने मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ट्यूशन फीस पे 100% स्कॉलरशिप दे दिया, और उन्होंने बोला कि आपको रेजिडेंस का पैसा देना पड़ेगा, रेजिडेंस फी देनी पड़ेगी, और मेस का पैसा देना पड़ेगा। रेजिडेंस फी थी 1,10,000 रुपये साल की, और मेस का था कुछ, वो मेस का ये है कि आप जितना खाओ उतना दो, लेकिन 25,000 पे आपको अपना कार्ड रिचार्ज करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत पैसे हैं, मतलब मैं तो इतने भी एक बार में अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। मतलब कुछ हज़ार होते तो ठीक है, 1.5 लाख रुपए एक बार में कैसे लाऊं। तो मैंने उस एडमिट का रिप्लाई ही नहीं किया। 31 जुलाई तक रिप्लाई करना था, मैंने करा नहीं, निकल गई डेट। मैंने कहा नहीं हो पाएगा, मैं 1.5 लाख रुपए एक बार में नहीं दे सकता, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। 10 अगस्त को वो जो बंदा जिससे मैं बात कर रहा था, उनकी जो आउटरीच टीम में था, उसका कॉल आता है मेरे पास कि
तुम्हें एडमिशन ऑफर किया था, तुमने रिप्लाई नहीं किया। मैंने बोला देखो सर ऐसी ऐसी बात है, इतनी स्कॉलरशिप तो आपने ऑलरेडी दे रखी है 4.5 लाख रुपए की, और अब मुझे खुद को शर्मिंदगी में, क्योंकि मुझे उस समय पता नहीं था कि अशोका की पॉलिसी क्या है, बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा कि अब मुझे हिचकिचाहट हो रही है कि अब मैं 1.5 लाख है, मैं तो ये भी नहीं कर पाऊंगा मैनेज। तो उन्होंने कहा तो तुम्हें ये बात लिखनी चाहिए थी ईमेल पे अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन करते हुए, तुम्हें पता है कि तुम स्कॉलरशिप पे भी रिवीजन डाल सकते हो, कि उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये स्कॉलरशिप जो आपने दिया है वो भी मेरे लिए नाकाफ़ी है, मुझे और चाहिए। तो उन्होंने कहा तो तुम उनको मेल करो एडमिशन टीम को, वो रिकंसीडर करेंगे तुम्हारी रिक्वेस्ट। तो मैंने दोबारा मेल करा और 12 अगस्त को ही मुझे उस मेल का जवाब आ गया 10 अगस्त को करने के बाद कि आपको हॉस्टल पे भी फुल एड मिल गई है। तो वो 1,10,000 रुपये भी नहीं देने, अब आप सिर्फ, और एडमिशन फीस थी 25,000, वो भी नहीं देना है, वो भी हट गया है। तो अब आपको सिर्फ मेस का पैसा देना है कि आप जो खाओगे उसका पैसा देना है। तो 25,000 के बाद अपना मेस कार्ड रिचार्ज कर लो और आ जाओ। तो मैं बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छी बात है स्कॉलरशिप। वही तो मतलब इतना अच्छा कॉलेज भी मिल रहा है, ऊपर से मतलब फुल स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। सो एग्जैक्टली, हॉस्टल और पे भी आपको मिल रहा है। मैथमेटिक्स पढ़ने को भी मिल रहा है। एग्जैक्टली, हॉस्टल पे भी मिल रहा है, ट्यूशन फी भी मिल रही है। उस समय 4.25 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए थी सॉरी, पूरे साल की 2 सेमेस्टर की फीस कुछ 3.5 लाख रुपए, अब ज़्यादा हो गया, टोटल खर्चा 10-10.5 लाख हो गया। वही तो उन्होंने उसके बाद भी, जबकि मैं 12 दिन लेट था, फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। तो अशोका बेसिकली एक लिबरल आर्ट कॉलेज है, तो वहाँ पे आप जब शुरू में जाते हो तो आप अपना मेजर डिक्लेयर नहीं करते हो, एक इंटेंडेड मेजर होता है कि आप इस डिसिप्लिन में मेजर करोगे, पता नहीं करोगे कि नहीं। जो आपका फाइनल डिसीजन होता है वो आपको 3rd सेमेस्टर के एंड में बताना होता है कि आप किस डिसिप्लिन में मेजर करोगे। शुरू में आप जाते हो, आप फाउंडेशन कोर्सेज लेते हो कुछ सारे डिसिप्लिन के, और वो फाउंडेशन कोर्सेज कंपलसरी होते हैं, हर किसी को करने ही करने होते हैं, वो अलग अलग यस डिसिप्लिन के होते हैं। लाइक अगर आप मैथ मेजर गए हो तो आपको फिलोसफी की कोर्सेज भी करने पड़ेंगे, साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी सोशियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। वो सबके लिए कॉमन है, लेना ही लेना है आपको, क्योंकि उनका जो करिकुलम है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, कि आप यस केवल यस एक सब्जेक्ट में बंद के ना रह जाओ, आपको दुनिया जान की नॉलेज, एक मैथमेटिक्स मेजर इंसान केवल इक्वेशन में ही ना पढ़ के रह जाए, उसे अगर कभी बात हो तो वो एक पॉलिटिकल साइंस वाले बंदे के साथ भी बात कर सके। तो वो यस यस, मल्टीपल, ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है, और इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होनी चाहिए। हाँ। तो लिबरल आर्ट का उस समय 2015 में इतना स्कोप भी नहीं था, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि ये लिबरल आर्ट होता है। तो वहाँ पे यस गए, यस वहाँ पे लोगों की खासियत ये थी कि वो सुनते थे, मतलब रिजेक्ट नहीं करते थे किसी चीज़ को। तो वहाँ पे भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि डिसेबल स्टूडेंट को वो हेल्प करेंगे या फिर उनकी मदद करेंगे या ऐसा कोई, क्योंकि नए नए थे, 2014 में स्टार्ट हुआ था, 2015 में मैं चला गया, मैं सेकेंड बैच में था उनके अंडर ग्रेजुएशन की। तो वहाँ पे लोगों ने सुना, वहाँ के जो हमारे डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स थे प्रोफेसर जॉनथन गिल हैरिस, वो काफ़ी सपोर्टिव थे। जो वहाँ का जो एकेडमिक को एक ऑफिस दिखता है उसको हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ एकेडमिक अफेयर्स, OAA हम कहते हैं शॉर्ट में। तो वो लोग काफ़ी सपोर्टिव थे, तो उन्होंने सुना समझा कि दिक्कत क्या है। और फिर हमने 2016 में 2015 में मैं गया, मैं सेकेंड ईयर में आया, तो हमने एक नया ऑफिस चालू किया स्पेशली फॉर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, और उस ऑफिस को हम कहते हैं ऑफिस ऑफ लर्निंग सपोर्ट। कि अगर आपको यस लर्निंग में, स्टडीज में किसी भी तरीके के सपोर्ट की जरूरत है तो वो सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो ऑफिस लेते थे। मैं उस ऑफिस का एस्टैब्लिशमेंट का फाउंडिंग मेंबर था कि उस ऑफिस में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, इंटरनेशनल गाइडलाइंस क्या होती हैं, एक स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन कौन सी डिसेबिलिटी को हम कवर कर सकते हैं, हर डिसेबिलिटी के अपने अपने अकोमोडेशन मतलब होते हैं जो स्पेशल नीड्स होती हैं हर डिसेबिलिटी, वो कौन कौन सी होती हैं, हमें क्या क्या देना चाहिए, इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो करा। मतलब इंडिया जैसा नहीं था वहाँ पे कि आपको केवल 1/3 एग्जाम पे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। हमारा ये था कि अगर स्टूडेंट को लगता है कि 1/3 से ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसे और डबल भी टाइम टाइम तक देना दिया चाहिए। जाता, डबल टाइम तक दिया जाता। जैसे मैं मैथ लिखता था अपने कंप्यूटर पे लाटेक का यूज़ करके, तो वो अगर यस 1/3 टाइम भी एक्स्ट्रा दोगे तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मुझे 100% एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, तो 2 घंटे के पेपर के लिए 4 घंटे। वो प्रोफेसर पर डिपेंड करता है, अगर उसे लगता है कि 2 घंटे के पेपर के लिए 4 घंटे देना चाहिए, दे देते थे। वो बीच में ब्रेक भी देते थे। वहाँ पे प्रोफेसर काफ़ी फ्रेंडली हैं। तो मैं जैसे पेपर लिख रहा हूँ तो प्रोफेसर को लगा कि बहुत टाइम हो गया, मेहनत कर रहा है, लिखे जा रहा है बेचारा, तो उन्होंने अपने आप से एक सैंडविच और कॉफ़ी ऑर्डर कर दी और वो मेरे टेबल पे आ गई कि तुम 10 मिनट का ब्रेक ले लो, पहले कुछ खा लो फिर लिखना आगे का। और मैथ्स डिपार्टमेंट में ये था कि जब हम लोग थे तब बच्चे बहुत कम थे वहाँ पे ना,
अब बहुत भीड़ हो गई है। जब हम थे तो सब मिला के 400-500 बच्चे थे और उसमें से मैथ मेजर कुछ 6-7 लोग। तो हर प्रोफेसर हर बच्चे को बहुत अच्छे से जानता था, पर्सनल कनेक्ट्स बहुत अच्छे थे। एक क्लास में 5-6 लोग बैठे हैं, एक प्रोफेसर है, तो सबको जानते हैं, सबसे मतलब काफ़ी अच्छे पर्सनल बॉन्डिंग भी हो गई है। तो जो मेरी रिसर्च थीसिस की प्रोफेसर हैं उनसे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो पेपर के एग्जाम के बीच में जैसे कुछ खाने पीने के लिए भी आ गया कि ब्रेक ले लो, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। एक बार मैं लिख रहा था, मेरे से गलती से Alt F4 हो गया और मैंने डायलॉग बॉक्स को चेक कर दिया, सारा का सारा डेटा उड़ गया जो भी मैंने टाइप किया था पिछले 1.5 घंटे में। तो और कोई और प्रोफेसर होता तो बोलता कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये वो। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, तुम्हारा अगर हो गया तो मुझको सकता है कंप्यूटर पर। उन्होंने वो 1.5 घंटे फिर से दी और मेरे साथ बैठ के रिव्यू से बोली और उसके बीच में उन्होंने खाना भी मंगवाया और एक चिकन सैंडविच और कॉफ़ी भी, तुम थोड़ा खा लो, टेंशन मत लो, आराम से लिखो। तो इस तरीके का सपोर्ट जो आपको चाहिए होता है एज ए स्टूडेंट, वो सारा कुछ वहाँ पे मिलता है। प्लस OLS उस समय पे मैथ साइंस की बुक्स कन्वर्टेबल फॉर्म में नहीं मिलती थी, तो उन्होंने वॉलंटियर्स की टीम बनाई कि जो बुक मेरे लिए रिकॉर्ड कर दें। सेकेंड ईयर में ये हुआ, थर्ड ईयर में हमें लाटेक के बारे में पता चला, तो हम बुक्स को लाटेक में टाइप करवाने लगे वॉलंटियर से। फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स मिले, चैटिंग फ्री रीडर उनका यूज़ करने लगे मैथ को कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसे करते करते किसी तरह से 2019 में मैं अशोका से ग्रेजुएट हो गया विदा। तो उसमें अगर फोर्थ ईयर में जाते हो तो वहाँ पे फोर्थ ईयर ऑप्शन होता है कि अगर आप करो या ना करो। अगर आप जाते हो तो आप एक एडवांस ASP करके कुछ तो है ना वहाँ पे, अशोका स्कॉलर्स प्रोग्राम, अशोका स्कॉलर्स प्रोग्राम। हाँ, यस। तो आप वहाँ पे एक कैप्स्टोन थीसिस लिख सकते हो अपने सब्जेक्ट में, जिसमें आपने मेजर किया है 3 साल में, तो उसको वो एडवांस मेजर बोलते हैं। तो मैंने अपनी एक प्रोफेसर के साथ में मिलके मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसे हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी में भी एक और सब ब्रांच है होमोलॉजी। तो मैंने वो जो प्रोफेसर थी मेरी, उनका PhD थीसिस भी टोपोलॉजी में था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ क्या नाम है स्टेट का, अमेरिका का स्टेट का नाम नहीं आता है, फ्लोरिडा, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से PhD कंप्लीट करा था अपना। उनका स्पेशलाइजेशन टोपोलॉजी में था और मुझे बहुत इंटरेस्ट था टोपोलॉजी में। तो बेसिकली टोपोलॉजी होता कुछ नहीं है, वो मैथमेटिक्स के थ्रू स्टडी ऑफ एरिया होता है कि किसी भी शेप को तुम कैसे मैथमेटिकली समझ सकते हो। तो काफ़ी विजुअल होता है अगर एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन मैथमेटिकली उस विजुअल चीज़ को भी तुम कैसे मैथमेटिक्स में समझ सकते हो। तो उसमें मैंने अपना थीसिस लिखा, वो काफ़ी अच्छा रहा। जो पैनल था उसमें काफ़ी अप्रिशिएट किया कि अंडरग्रेड स्टूडेंट से उम्मीद नहीं करी जा सकती कि इस लेवल में काम करेगा वो। तो ये हुआ 2019 में ग्रेजुएट हुए, लेकिन जब ग्रेजुएट हो रहे थे तब एक और समस्या खड़ी हो गई कि अब कोई भी कंपनी किसी ब्लाइंड कैंडिडेट को लेने को तैयार नहीं कर रही, क्योंकि मेरा तो पहले से सर था। एक मिनट। हाँ, तो पर थोड़ा पीछे आना चाहूंगा मैं यहाँ पर, कि आप तो मतलब आपका पूरा इंटरेस्ट तो हम देखते आ रहे कि बचपन से मतलब मैथमेटिक्स में था। तो कंप्यूटर साइंस से आप कैसे वाकिफ हुए? तो फिर हम मतलब आपकी जो क्लिक्स कैपिटल के जर्नी है उसके बारे में बात करने से पहले हमें ये बताइए कि कंप्यूटर साइंस, हाँ, तो मशीन बेसिकली लर्निंग जैसे जैसे मैंने चीजों बोला में ना, आपका मतलब इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? तो बेसिकली मैंने बोला ना अशोका लिबरल आर्ट कॉलेज है, राइट? हाँ, हाँ। वहाँ पे आप फाउंडेशन कोर्स के साथ में कुछ यस, कोर्सेज यस। के 100 लेवल कोर्सेज भी ले सकते हो साथ में। तो मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था तो मैंने कंप्यूटर साइंस के भी कुछ कोर्स लिए और इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो मैं जो मुझे कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है मैं उसमें उतना अच्छा नहीं हूँ। बेसिकली जो इंजीनियर्स काम करते हैं कोड लिखना, मैं कोड नहीं लिखता। मतलब मैंने अपने कुछ कोर्सेज के लिए छोटे मोटे प्रोग्राम्स लिखे हैं, बट बेसिकली मेरा कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं था। मेरा थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो कि बेसिकली अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, राइट? तो फिर मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद में मैंने टोपोलॉजी का एक और सब ब्रांच पकड़ा था, टोपोलॉजिकल डेटा एनालिसिस। उसमें ये था कि ऐसे डेटा सेट जिनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है, उन डेटा सेट को, जो हाई डायमेंशनल डेटा सेट होते हैं, इसका मतलब है कि जो जैसे हम लोग 1D 2D और 3D की बात करते हैं, लेकिन जो 3D के बियॉन्ड हमारा संसार है, जो आंखों को नहीं दिखता, उन चीज़ों को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे समझे, तो उसकी जो स्टडीज़ है मैं उसमें काफ़ी फोकस रहा। तो मुझे कंप्यूटर साइंस का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था उस समय से भी। मैंने कंप्यूटर साइंस के भी कुछ कोर्स किए, तो मैंने मैथ्स में एडवांस मेजर करने के साथ साथ में CS में माइनर की डिग्री ले ली। तो माइनर क्या होता है अशोका में कि आप मेजर के आधे कोर्सेज करते हो उसमें।
जितना आप मेजर में करते हो उसके आगे कोर्सेज करते हो तो आपको माइनर मिल Yes. जाता है। तो मेरा ये हुआ कि मैथ्स में मेजर, इनफैक्ट एडवांस मेजर, जिसमें मैंने 16 कोर्सेज और थीसिस करी। कंप्यूटर साइंस में माइनर हो गया। तो मैथ सीएस दोनों का बैकग्राउंड हो गया, लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो था कि मुझे थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस और मशीन लर्निंग और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि हम इसके साथ में कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से बना सकते हैं, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर Yes, साइंस sir. में इंटरेस्ट है। मैं बात कर रहा था एम्प्लॉयमेंट की, तो जब अशोका में फाइनल ईयर में थे तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा चैलेंज आया कि कंपनीज नहीं लेती कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज को, समवन हु इज ब्लाइंड। आपको इंटरव्यूज मिलते हैं, आप इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यूअर देखता है आपका प्रोफाइल, दे अप्रिशिएट। पहले तो वो देख के अजीब सा वो मुंह बनाते हैं, फिर जब वो आपके आंसर सुनते हैं तो काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं आपको। लेकिन फिर Yes, उसके sir. बाद ये होता है कि एंड में कई कंपनियों ने केवल डिसेबिलिटी के ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया, इवन तो मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। बट क्लिक्स कैपिटल का ये था कि उन्होंने उनको मेरा ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, जिसे पीआई बोलते हैं, पर्सनल इंटरव्यू, काफ़ी इंटरेस्ट थे वो उन दोनों चीज़ों में। और देवर लाइक कि हमने कभी पहले लिया नहीं है किसी को, लेकिन हम ट्राई आउट करना चाहते हैं और इतना अच्छा टैलेंट हम अपने पास से जाने नहीं देना चाहते। तो उन्होंने जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने जब कैंडिडेट सेलेक्ट किया तो मेरा कैंडिडेट जब सेलेक्ट करने से पहले उन्होंने मुझे वापस बुलाया और उन्होंने बोला कि देखो हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम तुम्हें सपोर्ट कर सकते, तो तुम्हें हमें बताना पड़ेगा कि हमें करना कैसे है मैनेज। तो क्या तुम तैयार हो उस चैलेंज के साथ में काम करने के लिए? बोला श्योर, मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कौन ही मना करेगा। Yes. तो वहाँ पे Yes. मैं बिल्कुल. एग्जैक्टली मैं एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर गया। मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मैं आपकी एनालिटिक्स टीम में जाना चाहता हूँ, और लोग दूसरी बिजनेस टीम में गए। मैंने कहा कि मैं एनालिटिक्स टीम में जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मशीन लर्निंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, एंड आई विल बी क्रिएटिंग मॉडल्स फॉर यू, आई विल बी मेकिंग दिस मॉडल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स फॉर यू। तो वहाँ पे गया मैं 2019 पर जुलाई हाँ में। सर, एक बात पूछनी थी कि आपको क्लिक्स कैपिटल के बारे में कैसे पता चला? मतलब अशोका के थ्रू आप गए या नहीं, फिर कैंपस प्लेसमेंट, आप ही ऐसे कैंपस अप्रोच कर प्लेसमेंट, रहे थे हर एक कंपनी को? कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट। हम्म. मेरे पास उस समय यस, यस. इनफैक्ट 2-3 ऑफर थे। मुझे शेल का नाम सुना होगा, एक काफ़ी फेमस सी ऑयल एंड गैस कंपनी है, उसको बोलते हैं रॉयल डच शेल। तो 1925 से चली आ रही है ऑयल एंड गैस कंपनी। उसमें भी मेरा एक्चुअली हो गया था, वहाँ यस. पे पर्सनल कनेक्शन से हुआ था। चेन्नई ऑफिस में उनकी डेटा साइंस टीम में, वहाँ पर भी हो गया था, क्लिक्स में भी हो गया था। तो मैंने कहा कि मुझे एक यंग कंपनी में जाना है जहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो मैंने क्लिक्स को चूज़ किया। तो क्लिक्स में गए, ठीक था क्लिक्स में भी, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ, टिपिकल कॉर्पोरेट लाइफ जैसे होती है किसी की। बढ़िया बात ये थी कि वहाँ पे कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया किसी ने। मतलब पहले 2-3 दिन ऐसा लोगों को लगा कि अरे ब्लाइंड है, ये है वो है, लेकिन मेरे मैनेजर ने कभी भी मुझे ये सोच के नहीं कुछ करा कि मैं ब्लाइंड हूँ तो मेरे से कम एक्सपेक्टेशन रखी। मुझे भी वैसी गालियाँ पड़ती थी जैसे हर किसी को पड़ती थी, अगर काम टाइम पे ना हो, सब कुछ नॉर्मल जैसे किसी के साथ बिहेव करा जाता है वैसे ही। जो आसपास में लड़के बैठते थे सारे हमारी उम्र के थे, सब 25-26 साल के, तो उनके साथ दोस्ती बन गई बहुत अच्छी। इनफैक्ट 2-3 लोगों से तो अभी भी बात होती है, वो मतलब स्कूल कॉलेज के दोस्त जैसे दोस्त बन गए ऑफिस में, जबकि ऐसा होता नहीं है कॉर्पोरेट कल्चर में। लेकिन लकीली हमारी टीम बहुत अच्छी थी एनालिटिक्स के समय को, हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। खाना पीना, इधर उधर जाना जुना, लोगों के साथ में बाहर जाना, पार्टीज करना रात में, वो सब काफ़ी नॉर्मल चला। तो वो टाइम हुआ। लेकिन उस बीच में बात ये थी कि जो आइस्टेम है, जिसके बारे में अभी मेरे इंट्रोडक्शन में शुरुआत में बोला दीपक ने, यस, यस. तो आइस्टेम हमने एक्चुअली में कॉलेज में ही स्टार्ट कर दिया था 2017 में, जब मैं थर्ड ईयर में था। मैं, कार्तिक और कुछ और लोग थे। तो तब ये एक कंपनी के रूप में नहीं था, एक एडवोकेसी ग्रुप था कि हमने कहा कि जो हम लोगों ने तो स्टेम कर लिया है, लेकिन जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको स्टेम कैसे कराया जाए। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। जो साइंस के यस, यस. स्टूडेंट लेते हैं विजुअली इम्पेयर्ड, उनके लिए बंदोबस्त कैसे किया जाए, इंतजाम कैसे किया जाए। तो 2018 में मतलब स्टूडेंट्स को मेंटोर्स वगैरह प्रोवाइड करना, मटेरियल्स वगैरह कैसे एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल किया जाए, ये सारी हाँ, इससे चीजें. इससे ऊपर उठ के हमने टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए, जिसमें हम फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए, जिसमें हम कुछ कुछ स्टूडेंट को लेते थे, उनको मेंटोर करते थे। और ये जो मूक्स होते हैं ना, कोर्सेरा एंड एडेक्स एंड ऑल दैट, एडेक्स वगैरह, उनके हाँ. कोर्सेज को एक्सेसिबल, उनको रीच आउट करके उनके 1-2 कोर्सेज को उनको एक्सेसिबल बनाया और स्टूडेंट्स को बोला कि आप इन कोर्सेज को करो और अगर कोई दिक्कत आती है तो मेंटोर्स हम प्रोवाइड कर देंगे। मेंटोर्स को रीच आउट किया।
2018 में हमने एक नया कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश किया, इंडिया का पहला इंक्लूसिव हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कराया। बेसिकली हैकाथॉन ये होता है कि उसमें आप 24 से 48 घंटे का एक कोडिंग कॉम्पिटिशन समझ लो, जिसमें आप दिन रात बैठ के एक प्रोजेक्ट डिसाइड करते हो और उस पर आपकी टीम पूरा कोड करती है। मतलब एक नॉर्मल कॉम्पिटिशन होता है कंप्यूटर साइंस कोडिंग कॉम्पिटिशन। तो हमने ट्रिपल आईटी बैंगलोर में एक इंक्लूसिव हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवाया, काफी पार्टनर्स हैं मिलकर। और कॉन्सेप्ट ये था इस हैकाथॉन में कि यहाँ पे पीपल विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज हैं। तो हमने क्या किया, एक टीम बनाई 5 लोगों की, जिसमें 2 पीपल विद डिसेबिलिटीज डाले, 2 इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स डाले, मतलब आईटी सेक्टर में जो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम लोग, साइटेड लोग काम कर रहे हैं, नॉन डिसेबल, और एक यूनिवर्सिटी लेवल का नॉन डिसेबल स्टूडेंट डाला। तो अब वो काफी डाइवर्स टीम बन गई। तो उससे क्या हुआ कि लोगों के मन में एम्पैथी जनरेट हुई, स्टूडेंट के मन में और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके मन में, कि अरे ये तो ब्लाइंड होके भी हमारे लेवल पे हमारे साथ ही काम कर रहा है, उसी लेवल का कोड लिख रहा है, सबको लग रहा है। तो ये दे आर नॉट, इट्स नॉट ट्रू कि दे आर लेस केपेबल, इट्स ट्रू कि हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं, और केवल देख के ही उन ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर देते हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज, राइट। तो वहाँ से आइडिया ये था कि एम्पैथी आएगी लोगों के मन में, और वो सिंपैथी की जो भावना है उसे हटानी है, और बोल के नहीं हटानी है। इक्वली कम्पीट कर रहे हैं हमारे साथ, तो वो आगे भी मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए हमें रेडी रहेंगे वो लोग जिनके साथ में वो कम्पीट कर रहे हैं वो। एग्जैक्टली। सो एक ही टीम में है, आप साथ में काम कर रहे हो, आप देख रहे हो सामने वाले को। इसके साथ साथ में हमने कुछ कंपनी के साथ में टाई अप्स भी किया। हमने कहा कि देखो हम एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज भेजो। तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डॉयशे बैंक हो गया, हनीवेल टेक्नोलॉजी हो गया, जो पैटर्न नेटवर्क हो गया, एक्सेंचर इंडिया हो गया, ऐसी काफ़ी सारी टेक कंपनी के साथ में, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब के साथ हमने टाई अप किया। उनके एम्प्लॉयज आए और हमने उनके एचआर को भी रीच आउट किया कि हमने कहा आप अपने एम्प्लॉयज को भेज रहे हो, वो हैकाथॉन का पार्ट बनेंगे, वो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर आपके एचआर मैनेजर आके देखना चाहें ऑन द स्पॉट हैकाथॉन पे, और हमने जो स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं उनके प्रोफाइल भी कलेक्ट कर रखे हैं, तो आप यहाँ पे आइए और आप सामने देखिए कि वो कैसा काम करते हैं। और अगर आपको कुछ लोगों की प्रोफाइल पसंद आते हैं तो आप इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप सीधा उनको फुल टाइम एम्प्लॉय ले लीजिए, आप चाहें तो इंटर्नशिप दे सकते हैं 2 महीने की या 3 महीने की। और अगर इंटर्नशिप में आपको इंटरेस्टिंग लगता है, वो आपको लगता है कि वो केपेबल है, तो उसके बाद आप you can hire them, give them a PPO, replacement offer or whatever. तो पहले हैकाथॉन से एक स्टूडेंट को माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप मिल गई, फिर उसके बाद डॉयशे बैंक में लोगों को इंटर्नशिप मिल गई, मॉर्गन स्टैनली में इंटर्नशिप मिलने लगी, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2021 आते आते अभी हमने इस बार ऑनलाइन कराया है सारा कुछ जूम के ऊपर। तो काफ़ी सारे हमारे लोग मॉर्गन स्टैनली में प्लेस्ड हो गए, माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड हो गए, डॉयशे बैंक में प्लेस्ड हो गए। लोगों को इंटर्नशिप के लिए लोगों ने उसे मेहनत करी और उन्हें फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, विच वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। हमने उसके साथ में अपना ये टेक्निकल ट्रेनिंग और वो सब जारी रखा, लोगों को मेंटरशिप प्रोवाइड करा, उनको हेल्प करा। तो 2019 में एंड में हमने सोचा कि हम ये जो काम कर रहे हैं सब कुछ अच्छा है एक एडवोकेसी लेवल के ग्रुप पे, लेकिन अगर हमें अपने आप को स्केल करना है, विच इज टू से दैट कि अगर हमें अपनी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है तो हमें कोई की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा दैट पीपल विद डिसेबिलिटी फेस इन देयर डे टू डे लाइफ। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे लिए, क्योंकि हम स्टेम स्टूडेंट्स पे रहे थे और नॉन स्टेम स्टूडेंट्स के लिए भी, जो ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स या कॉमर्स पढ़ते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस समय पे, वो है कंटेंट एक्सेसिबिलिटी। जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें एक्सेसिबल फॉर्मेट में अपनी किताबें, अपने नोट्स वो सब मिलते नहीं। तो काफ़ी सारे OCR सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, आप नाम ले सकते हैं काफ़ी सारों के। तो उनकी दिक्कत यह है कि वो आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके दे पाते हैं, वो भी उनकी एक्यूरेसी केवल टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन में अच्छी, जैसे आपको इमेज अपलोड करेंगे या कुछ देंगे तो वो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके जैसे नोटपैड फाइल होती है वैसा आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सपोज एक टेबल को मैथमेटिकल सिंबल्स वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है, मतलब मैथमेटिकल सिंबल मैथमेटिक्स तो वो नहीं करते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर आपके जैसे नॉन मैथ्स भी है, आपके पास टेबल है आपके कंटेंट में, हेडिंग्स हैं आपके कंटेंट में, आपके कंटेंट में कॉम्प्लेक्स लेआउट है, जैसे कई सारी मैगजीन होती है, वो एक पेज 2 कॉलम में डिवाइडेड होता है, आधा इधर लिखा होता है आधा उधर लिखा होता है एक ही पेज पे, है ना। तो जो मल्टीपल कॉलम लेआउट है एक पेज का वो है, तो
बेसिकली उस पेज का जो पूरा लेआउट होता है वो सारा जाता रहता है। तो आपको टेबल एकदम लीनियर फॉर्म में मिल जाती है कि आपको पता नहीं चलता रो क्या है, कॉलम क्या है। इनफैक्ट आपको ये भी नहीं पता चलता जो आप पढ़ रहे हो वो टेबल में था या नहीं था। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं हाँ इसका बिल्कुल सेंस क्या बिल्कुल, बनता है, ये समस्या होती है हाँ ये सेंस क्या बना रहा और है ये। मिक्स हो जाती है सारी चीजें एक साथ। सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती हैं। आपको लेआउट समझ में नहीं आता, हेडिंग समझ में नहीं आती, जैसे कि आप कौन सा मेन हेडिंग है, कौन सी सब हेडिंग है, कौन सी सब हेडिंग की सब हेडिंग है, टेक्स्ट कहना क्या चाह रहा है हमसे। जो जो मेन सोल होता है एक टेक्स्ट का वो जाता रहता है। तो हमने कहा कि क्योंकि हम सारे टेकीज हैं, तो मैं था, कार्तिक था, हमारे को फाउंडर सुनील, हम सब ने सोचा कि हम सारे टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा डेवलप किया जाए, क्योंकि अभी तक जो टेक्नोलॉजी बनती आई है वो फॉर द ब्लाइंड बनी है, नॉन ब्लाइंड स्टूडेंट लोगों के द्वारा। So we यस have been a recipient of technology. We were never been enablers. We were never been developers. We were on the other side of the table कि हम लोग हमें चीजें मिलती थी। तो no matter how hard they try, they can never put themselves in our shoes कि हमारे एंगल से वो चीजों को देख ही नहीं पाते कि हमें चाहिए क्या, वो उनको समझ में नहीं आता। उन्होंने 2 4 10 15 लोगों का इंटरव्यू करा और उसके बिहार पे अपनी टेक्नोलॉजी बना दी है, यू गो। तो हमने कहा कि यस, एज हमने एज एज अ सोशल प्रोजेक्ट ही मतलब वो देखते हैं, क्योंकि कोई बड़ी कंपनी अगर ऐसी हमारे लिए कोई टेक्नोलॉजी बनाती है तो जस्ट एक सोशल प्रोजेक्ट के तौर पर ही देखा जाता है, उससे नीड क्या है और उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी नहीं बनती है। Exactly. तो हमने कहा कि हम कंटेंट एक्सेसिबिलिटी बनाएंगे और ऐसी सर्विस बनाएंगे कि जिसमें एक्चुअली में टेबल्स हो गए, जैसे किसी डॉक्यूमेंट में उनका मल्टीपल कॉलम्स लेआउट हो गया, उनकी हेडिंग्स हो गई, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग मैथमेटिक्स हो गए। तो मैथमेटिक्स में तो हमारा काफ़ी अच्छा आउटपुट आ रहा है इस समय पे, कि अगर आप हमारे पोर्टल पे जाएं और मैथ कन्वर्ट करें तो हम लग जाए इस पे काम करने। तो हम लोगों ने सबने अपनी अपनी मेन स्ट्रीम चीज़ें छोड़ दी। जनवरी में मैंने अपनी फुल टाइम जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद सुनील ने अपनी फुल टाइम जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया। हमने कहा चलो कुछ बनाते हैं, इंटरेस्टिंग करते हैं। और क्योंकि हमें ये चैरिटी वाली जो चीज़ है इससे अपने आप को दूर रखना था, तो हमने कहा कि हम ये चैरिटी पैरिटी नहीं करेंगे। हम जो भी कर रहे हैं हम अच्छी क्वालिटी देंगे लोगों को, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वी विल बी अ सोशल एंटरप्राइज। वी विल नेवर बी अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनी अदर एनजीओ, क्योंकि चैरिटी के नाम पे लोगों से पैसा मांगते करते हैं। क्योंकि हमें खुद बचपन से चैरिटी से नफरत थी। तो हमने कहा कि हम स्टूडेंट विद पीपल विद डिसेबिलिटी को एक सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने के साथ साथ में उनको एक एसेट समझा जाना चाहिए, रादर देन अ सब्जेक्ट टू चैरिटी। एक एसेट समझा जाना चाहिए जिसमें लोगों को इन्वेस्ट करना है, राइट। जैसे सपोज कि अगर आप एक इंजीनियर हायर यस करती यस है, कोई भी कंपनी एक इंजीनियर हायर करती है, तो वो उस इंजीनियर के लिए एक हाई परफॉर्मिंग लैपटॉप खरीद के देते हैं उसे, 16 GB रैम और एक बेहतरीन हार्ड डिस्क और उसके साथ में अच्छा प्रोसेसर। वो महंगे लैपटॉप होते हैं जो नॉर्मल एम्प्लॉय से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। वो इसलिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको यस, पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो हमने कहा कि ऐसे ये दिखाना चाहते हैं कि जो पीपल विद क्योंकि डिसेबिलिटी है, उस इंजीनियर से उतना आउटपुट भी मिलना होता है उनसे उन्हें। एग्जैक्टली। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो पीपल विद डिसेबिलिटी है देख रहा है एनी अदर ह्यूमन रिसोर्स, उनको आप रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हो, और अगर वो करना है तो आपको उनमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा रादर देन उनके लिए चैरिटी करना पड़ेगा। तो हमने फॉर प्रॉफिट कंपनी स्टैब्लिश बिल्कुल। करी, फॉर प्रॉफिट कंपनी स्टैब्लिश करी जिसका हमने नाम रखा आइस्टेम प्राइवेट लिमिटेड। तो अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम कंटेंट एक्सेसिबिलिटी पे काम करते हैं। तो ओवर द ईयर जो पूरा 2020 था कोरोना वाला, उसमें हमने अपना प्रोडक्ट डेवलप किया। और अभी आप अगर portal.istemai.com portal.istemai.com पे जाओगे और वहाँ पे रजिस्टर करोगे तो आपको ये पोर्टल लाइव मिलेगा। अभी हमारा पब्लिक बेटा है, बेटा वर्जन हमने ऑलरेडी लाइव कर दिया है जो रिसेंटली। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि AI सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम सबको एक साथ AI सर्विसेज अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी टेस्टिंग स्टेज पे है ये, लेकिन उसमें बहुत सारे अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज़ और अदर जो हमारे पास के काम रहते थे वो सारा भी हमने क्यूमुलेट करके उस पोर्टल पे डाल दिया है। और जो हमारा पर्पस इससे है वो ये है कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं पोस्ट सेकेंडरी, मतलब यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड सो ऑन, जो वो हैं वो उनके यस, साथ में पार्टनरशिप करी जाए और उनको सब्सक्रिप्शन दिया जाए हमारे पोर्टल का, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को इन सर्विसेज के लिए पे ना करना पड़े। क्योंकि हम उस कम्युनिटी से खुद आते हैं और हमें पता है कि इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली इट्स अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, राइट। इट्स अ वल्नरेबल ग्रुप। उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो हमारे सारी सर्विसेज के लिए पे कर सकें।
लेकिन अगर हमने वो इंडिविजुअल ऑप्शन भी ओपन रखा, हमने कहा कि हम B2B तो जाएंगे, हम स्टूडेंट्स को सॉरी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को और कॉर्पोरेट्स को, जो कंपनी जिसमें एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज है, उनको रीच आउट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में अगर कोई इंडिविजुअली हमारी सर्विसेज को लेना चाहता है तो वो भी हमारी सर्विसेज को ले सकते हैं। अगर वो पे कर सकते हैं तो वो भी हम इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या कर पा रहे हैं, आप किसी भी लेवल का इनएक्सेसिबल डॉक्यूमेंट आप उस पर अपलोड करो, आपको एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा विद गुड एक्यूरेसी। अभी हम काम कर रहे हैं अपने AI मॉडल पे, तो अभी एक्यूरेसी का मतलब कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिन पे आपको इतनी हाई एक्यूरेसी वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ, लेकिन दूसरी चीज हमने एक और समझा कि आप कितना भी एफर्ट करो, जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। Yes. तो उसके लिए आपको बनाने के लिए थोड़ा ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हमने उसके लिए भी एक टीम सेटअप करी है, उसे मैनुअल रिमीडिएशन बोलते हैं। एक रिमीडिएशन टीम है। तो आप जब पोर्टल पे जाओ, आप किसी डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करते हो एक्सेसिबल फॉर्मेट में, अगर आपको उसकी एक्सेसिबिलिटी से संतुष्टि नहीं है, एक्यूरेसी से संतुष्टि नहीं है, तो आप उसको एस्केलेट कर सकते हो। हमारे पास एक ट्रेंड रिमीडिएशन की टीम बैठी है जो कि उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं और वो इनपुट डॉक्यूमेंट से उसे कंपेयर करते हैं और जितने भी एरर्स और डॉक्यूमेंट होते हैं उसे फिक्स कर देते हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कुछ दिनों का, लेकिन वो रिक्वेस्ट बेसिस पे ये काम करके देते हैं, तो तब वो डॉक्यूमेंट 100% एक्सेसिबल बन जाता है किसी भी स्क्रीन रीडर के साथ में। तो हम ऐसे डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करते हैं जैसे डॉक्यूमेंट कंटेनिंग मैथमेटिक्स, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टेबल्स, मतलब कैसा भी डॉक्यूमेंट आप दो, एकेडमिक डॉक्यूमेंट, बुक्स, रिसर्च पेपर्स, या फिर जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो सारी आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन कन्वर्ट दोज डॉक्यूमेंट इनटू एक्सेसिबल फॉर्मेट। एंड इफ नेसेसरी आप उसको रिमीडिएशन के लिए भी एस्केलेट कर सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट वो हमारी रिमीडिएशन टीम के पास एक इवेंट ट्रिगर होता है कि आप ये फाइल लोगों ने रिमीडिएट करवाने के लिए रिक्वेस्ट करा है, तो आप उसको देखिए। तो वहाँ पे जो हमारी ट्रेंड टीम है, जिनको ट्रेन किया गया है बेसिकली स्क्रीन रीडर के साथ में डॉक्यूमेंट को कैसे एक्सेसफुल बनाए, वो उसमें काम करते हैं। तो अभी हम ये काम कर रहे हैं। रिसेंट हम, जैसे मैं शुक्र यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, उन्होंने हमारे साथ में एक्चुअली अभी कॉन्ट्रैक्ट भी हमने साइन कर लिया पायलट का। तो अशोका यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स के हम डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कन्वर्ट करना शुरू कर चुके हैं। IIT दिल्ली के साथ भी हमारी काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट में बात चल रही है। तो IIT दिल्ली में भी स्टूडेंट्स जो वहाँ के मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी हम डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करने शुरू करने वाले हैं। उनके साथ में भी हमारा कॉन्टैक्ट साइन हुआ है। तो आइडिया यही है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में ही उनको ये फैसिलिटीज़ मिल सके। यूनिवर्सिटीज़ का जो ऑफिस फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी है वो सर्विसेज को लिए, और कॉर्पोरेट में जब कोई जाता है, कॉर्पोरेट नहीं मतलब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो उसमें भी अगर वो लोग जाते हैं और लोग एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम तो सेम रहती है, राइट? कि आप जब यूनिवर्सिटी में तब भी आप किताब पढ़नी है, आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ेंगे, तो वो भी काफ़ी बार मोस्टली इनएक्सेसिबल होते हैं। Yes. तो आप उन्हें कैसे पढ़ोगे? तो उन सारी रिक्वायरमेंट Yeah. को देखते हुए उनके साथ में भी आटा करने की कोशिश। तो अभी हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि और इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन आए हमारे साथ, और Yes. हम क्योंकि लोगों में इंस्टीट्यूशंस हो या कंपनीज वगैरह हो, तो उनमें भी अवेयरनेस काफी कम है। तो ये करके फिर पार्टनर्स को अप्रोच करना पड़ेगा। सो वो भी एक होगा। प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस इंटरव्यू को अगर और लोग देखें और अगर उनको नेटवर्क में कोई है, उनका ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो कहीं पे काम करते हैं, वो कहीं पे पढ़ रहे हैं, वो हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहें, और अगर वो अपने इंस्टीट्यूशन को या फिर कंपनी को या किसी को भी कन्वेंस करके बात करना चाहें, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरी ईमेल आईडी उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, एंड दे कैन आल्सो रीच आउट टू मी डायरेक्टली फॉर ऑल दीज कनेक्शंस। यस सर, बिल्कुल। आपका जो और आईस्टेम का ईमेल एड्रेस और वेबसाइट है वो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे। हाँ, तो हमारा जो वेबसाइट है वो istemai.com है, istemai.com, और ईमेल आईडी तो पता ही है आपको। यस सर। सो आपकी काम की भी अगर बात की जाए तो बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। भले भी वो क्यों इतने बड़े लेवल पर नहीं है, लेकिन अगले 10 साल में जो आप रेवोल्यूशन लाओगे वो बहुत सराहनीय होगी, इंस्पायरिंग भी होगी, और इस फील्ड में और लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड है उन्हें मोटिवेटिंग भी रहेगी।
और हाँ देखो, बहुत बात बात यही थी कि जब हम खुद ग्रेजुएट हुए थे तो जो सबसे पहले मेरे अंदर से आवाज़ सुन रही थी कि देखो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, बहुत चैलेंजेस देखे हैं, बुक्स को लेकर के, लोगों के एटीट्यूड को लेकर के, बहुत बैरियर्स, बहुत रिजेक्शन फेस किए हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ माई डिसबिलिटीज। किताबें नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतने सारे चैलेंजेस जो मेरी आने वाली पीढ़ी है उनको ना फेस करने पड़े। तो देखो इतने चैलेंजेस करने के बाद मुझे तो एक जॉब मिल गई थी, मुझे अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही थी, लेकिन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना उसके बावजूद भी, और उसके बाद अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना, वो एक मेन जो मेरा की फैक्टर था, हमारा यस की यस, फैक्टर था क्योंकि आइसलैंड को एस्टैब्लिश करने में। हमारी कम्युनिटी से जो लोग हैं वो ही अगर हमारी कम्युनिटी के लिए काम नहीं करेंगे तो कम्युनिटी की जो एम्पावरमेंट है और डेवलपमेंट है वो और इम्प्रूवमेंट होगी ही नहीं। यस, और उसी कॉज को अपने मतलब पकड़कर जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब सराहनीय है। और इससे मैं तो बिल्कुल प्रभावित भी हो चुका हूँ, इंस्पायर हो चुका हूँ, और हमारे सुनने वाले भी बहुत मतलब इंस्पायर होंगे ही। जी यस सर। सो एक क्वेश्चन है कि आपने जो आइस्टेम के बारे में अभी जो क्या काम चल रहा है वो भी बताया है। सो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, और कोई नए प्रोडक्ट्स या फिर नई सर्विसेज जो कि और बेनिफिशियल रहेगी कम्युनिटी के लिए, ऐसे कुछ लाने की आपकी है मतलब? हाँ एग्जैक्टली, तो अभी हम कंटेंट एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं अभी के लिए, और हम बेसिकली अभी देखो करंट में हम गो टू मार्केट स्ट्रेटजी फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, कैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी के साथ में पार्टनरशिप किया जा सके और अपना ये प्रोडक्ट लाइव किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट किया जा सके। और इसकी जो एक्यूरेसी है मॉडल की, क्योंकि देखो एआई डेटा पे काम करता है, जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा आता जाएगा उतने ही हमारे मॉडल फाइन ट्यून होंगे और ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो हमें डाइवर्स यस ग्रुप ऑफ डेटा चाहिए इस समय कि लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करें, अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट हमारे पास आए, जिससे हम देख सकें कि अगर किसी डॉक्यूमेंट पे हमारा मॉडल नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, हम अपनी गलतियाँ मिल सके हमें तो उन्हें सुधारने में काम कर सकते। तो लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, लोग चाहिए जो कि हेल्प करें हमें इस प्रोडक्ट को बेटर डेवलप करने के लिए। जो पाइपलाइन में है, दो तीन चीज़ें पाइपलाइन में है इस समय पर। तो पहली चीज़ जो पाइपलाइन में है वो है वीडियो से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना, विच इज़ टू से दैट कि जैसे अभी जो कोविड से सब कुछ क्या हुआ, ऑनलाइन हो गया, एजुकेशन ऑनलाइन हो गई, सब ऑनलाइन हो यस गया, लोग रिमोट क्लासेस करने लगे। अब काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया, क्योंकि कम्युनिटी में देखो अब काफ़ी लोग जानते भी हैं मुझे पर्सनली, यस यूट्यूब पे हमारे वेबिनार जाते हैं, सब जाते हैं, वो मैं सब होस्ट करता हूँ, तो लोग जानते हैं इन पर्सन, तो ईमेल करके रीच आउट करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रीच आउट किया, उन्होंने बोला कि जैसे जब ये प्रोफेसर्स अपनी स्लाइड डेक शेयर करते हैं स्क्रीन पे, तब हमें वो समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो एक इमेज आती है स्क्रीन पे, राइट? अब वो कैसे समझ में आएगी कि वो क्या हो रहा है? तो वो प्रॉब्लम मुझे भी थी काफ़ी समय से, तो मैंने कहा कि ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस पे काम करना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने कहा अगर आप वीडियो दे दो जिसमें स्लाइड डेक आया है, तो हम उस वीडियो से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? तो वो वीडियो में दिखाया जा रहा है, वो हम नोटपैड फाइल में अगर किसी को निकाल के दे दें तो वो सब कुछ एक्सेसिबल हो जाएगा उनके लिए। वो वीडियो देख रहे हैं तो साथ में नोटपैड फाइल खोल करके पढ़ भी सकते हैं अपने स्क्रीन रीडर पे जाके। तो यस हम यस सर। हम वीडियो एक्सेसिबिलिटी पे, ऑडियो वीडियो एक्सेसिबिलिटी पे काम करने शुरू ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप वीडियो से, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो उसमें जो टेक्स्ट आ रहा है रियल टाइम में, आप वो वीडियो हमारे पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि जो विजुअल कंटेंट है वो आपके लिए एक्सेसिबल बन सके। दूसरा, हम कोशिश कर रहे हैं केवल स्टूडेंट विद ब्लाइंडनेस से बाहर निकल के थोड़ा पीपल विद डेफनेस और हार्ड ऑफ हियरिंग को भी इंक्लूड करने के अपने प्रोडक्ट में। तो ऑडियो वीडियो एक्सेसिबिलिटी में हम लोग काम कर रहे हैं कस्टम कैप्शनिंग पे। कस्टम कैप्शनिंग का मतलब क्या होता है, सबटाइटल्स वीडियो के, क्योंकि जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं उनके लिए अगर आप सबटाइटल्स नहीं दोगे अपने वीडियोस के या ऑडियोज के लिए तो वो यूजलेस है उनके लिए, राइट? अगर वो पढ़ नहीं यस पाते स्क्रीन पे। अब जो करंट टेक्नोलॉजी है उसमें होता क्या है, क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश लेवल होती है उसके तो सबटाइटल आराम से आ जाते हैं, जैसे जूम भी देता है लाइव कैप्शनिंग की सुविधा, तो उसमें तो यस ठीक ठाक एक्यूरेसी के साथ में वो लोग कन्वर्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप डोमेन स्पेसिफिक कैप्शनिंग की बात करें, तो मतलब जैसे सपोज मैं एक इंडियन हिस्ट्री की क्लास में बैठा हूँ, है ना, मैं केमिस्ट्री की क्लास में, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, उन सब चीज़ों की यस अपनी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, इंडियन हिस्ट्री के अपने स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो कि नॉर्मल एआई मॉडल को समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो हिस्ट्री यस स्पेसिफिक है। पॉलिटिकल साइंस के कुछ टर्म है जो कि नॉर्मल एआई मॉडल को समझ में नहीं, क्योंकि पॉल साइंस स्पेसिफिक है।
तो हम ऐसे जो डिसिप्लिन है उनके मटेरियल को कस्टम कैप्शनिंग कर सकते हैं क्या। तो हमने एक चीज़ फिगर आउट करी कि क्या हम अपने मॉडल को ऑन द स्पॉट ट्रेन कर सकते हैं क्या। सपोज अगर आप एक बायोलॉजी की वीडियो देखने जा रहे हो, आपके साथ जो वीडियो में बोला जाने वाला है उसका कोई कंटेंट है, या तो कोई बुक है जिसमें वो शब्द आ रहे हैं, या तो आपके पास कोई स्लाइड डेक है जो आपके प्रोफेसर ने भेजी है। अगर आप उसे पोर्टल में अपलोड कर दोगे तो हमारा मॉडल जो है वो सेल्फ लर्न कर लेगा उन चीज़ों को। जैसे आपने वो सारे वर्ड्स के साथ में वो डॉक्यूमेंट को अपलोड किया तो वो ऑटोमेटिकली लर्न करेगा उनको, और जब आप वीडियो की कैप्शनिंग लोगे वहाँ से तो वो एक्यूरेट कैप्शनिंग देगा आपको इन कंपैरिजन टू अदरवाइज, राइट। तो ऑन द स्पॉट कस्टम लर्निंग बोलते हैं हम जिसको, कस्टम लर्निंग। तो कस्टम लर्निंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, कस्टम कैप्शनिंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, डोमेन स्पेसिफिक कैप्शनिंग कैसे प्रोवाइड कराई जा सके फॉर समवन हु इज हार्ड ऑफ हियरिंग और डेफ, तो उसके लिए भी हमारा काम पाइपलाइन में है। दूसरा सबसे बड़ा बात है हमारा प्रोडक्ट एक्सेसिबिलिटी पे हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान है कि कई बार ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये इनएक्सेसिबल होती हैं, काफ़ी सारी एप्स इनएक्सेसिबल होती हैं, काफ़ी सारी कंपनीज के डिजिटल प्रोडक्ट इनएक्सेसिबल होते हैं फॉर समवन हु लो विजन, कलर ब्लाइंड और स्क्रीन रीडर यूजर। तो हम उन कंपनीज के साथ में जब काम करना चाहते हैं तो उनकी प्रोडक्ट एक्सेसिबिलिटी पे भी काम करना चाहते हैं कि कैसे उनके प्रोडक्ट को एक्सेसिबल बनाया जा सके विद मिनिमम चेंजेस इन देयर कोड बेस। तो अपने कोड बेस में भी चेंज ना करें और उनका प्रोडक्ट एक्सेसिबल भी बन जाए विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में है। प्रोडक्ट एक्सेसिबिलिटी एक हो गया, ऑडियो वीडियो एक्सेसिबिलिटी हो गया, ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमें लानी है। बट उसके लिए हमें हमारी कम्युनिटी का भी सपोर्ट चाहिए कि जो हमारी करंट ऑफरिंग्स हैं उनको आप अपनाएं, उन पे हमें फीडबैक दें, सजेशन दें, जिससे कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सबके लिए लेकर आ सकें। तो सबके साथ में मिलकर करने से ये सारे काम होंगे, क्योंकि अकेले हम सब कुछ नहीं कर सकते। हमें सबका सपोर्ट चाहिए, सबके सजेशन चाहिए, फीडबैक चाहिए, वो बहुत हेल्पफुल होंगे। मैं भी यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह है, सो उनसे अनुरोध करूंगा कि आपको भी अगर कोई एक्सेसिबिलिटी का इशू आ रहा है तो जरूर आईस्टेम को रीच करिएगा, इनसे हेल्प जरूर आपको मिलेगी। और उनकी जो टूल्स सर्विसेज जो भी है वेबसाइट पर अवेलेबल, उन्हें यूज कीजिएगा ताकि वो सर्विसेज और भी और इम्प्रूव हो सके और आपकी फीडबैक से इनके ही साथ साथ वो में पॉसिबल है। अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करें कि वो हमारी सर्विसेज को लें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो इंडिविजुअली नहीं, अगर ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस इंस्टीट्यूट के जितने स्टूडेंट हैं उन सबको सर्विसेज मिल सकेंगी एक साथ। हाँ, वो भी एक बेटर रहेगा। इंस्टीट्यूशंस अगर डायरेक्टली लेते हैं तो उनके स्टूडेंट्स जो है वो डायरेक्टली बेनिफिट हो जाएंगे। यस सर। सो और कुछ है आपको जो शेयर करना चाहेंगे? मेरा तो बस यही है कि यू नो मेरा जो सोल इंटरेस्ट है वो यही है कि हाउ टू एम्पावर आवर ओन कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जा सके, जिससे कि हम जो हमारी डिग्निटी है वो पा सकें और सोसाइटी में इक्वल स्टेटस जो है वो हमें भी प्रोवाइड किया जा सके। तो उसी के लिए काम करने पे लगे हुए हैं, हाउ टू लिव एन डिग्निफाइड लाइफ एंड हाउ टू मेक पीपल विद डिसेबिलिटी फाइनेंशियली सस्टेनेबल। बिकॉज व्हेन हम ये कंटेंट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं उससे हम ये भी इंश्योर करते हैं कि लोग अपनी एजुकेशन अच्छे से कर पाए, क्योंकि काफ़ी लोग ड्रॉप आउट भी कर जाते हैं इस वजह से, उनको मिल नहीं रहा है, उनके परसेंटेज गंदे हो मतलब जाते हैं एक 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 तरह से अगर देखा जाए तो एक सेंटेंस में बताया जाए तो आप यही दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम है इक्वली कैपेबल, जितना सब कुछ मतलब नॉन डिसेबल्ड रहते हैं उतना ही। Exactly. If given the opportunities and given the resources, then I don't think कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कोई अगर लोगों में इंटेंट है अपने आप को शो करने का तो वो कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज। यस सर। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। आपकी जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग रही है, बहुत सारे स्ट्रगल्स भी किए आपने, और बावजूद उसके आपने कभी हार नहीं मानी, अपनी जिद के बल पर मैथमेटिक्स का नॉलेज लिया, कंप्यूटर साइंस का नॉलेज लिया, और वो ही नॉलेज आज
अपनी कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए और अपनी कम्युनिटी को डिग्निटी देने के लिए उस नॉलेज को आप यूज कर रहे हो, सो उससे बेहतर और बढ़िया और बात क्या हो सकती है। और होपफुली मुझे भी लगता है कि मैं अगले मतलब कुछ सालों में आपको मैं भी ज्वाइन करूंगा। सो बहुत बहुत बढ़िया रहा ये इंटरेक्शन, बहुत एंजॉय थैंक यू किया सो मैंने। मच। और संतोष ने भी शायद संतोष है यहाँ पे। हाँ, thank you so much for giving me this opportunity to speak to you guys. And kudos to you, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हो, लोगों को इंस्पायर कर रहे हो अपनी इंटरेक्टिव सेशंस के थ्रू। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इन कार्यक्रम को सुनेंगे तो उनको भी पता चलेगा, ये दूर दूर तक पहुँचेगा। क्योंकि देखो सोशल मीडिया की जो रीच है वो हम डिनाई नहीं कर सकते। तो काफ़ी अच्छा काम है ये। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट वही एंड तो बेस्ट ऑफ एक लक फॉर मतलब योर। हमारा एक इंटेंट यही कि मतलब काम हो तो रहा है, लेकिन लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, इतने सक्सेसफुल लोग हैं, ताकि वो भी कर सके। क्योंकि रूरल इंडिया में बहुत सारे डिसेबल्ड रहते हैं, तो वो फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो स्कूल्स होते हैं वहां पर ही पढ़े रहते हैं। सो ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल रहती है, तो ऐसी ही स्टोरीज उनके पास पहुंचेंगी तो ही कुछ चेंज आ सकेगा। और नए नए लोग कुछ करने का नया करने का सोचेंगे और अपने आप को बेहतर बनाने में ये स्टोरी उन्हें हेल्प करेगी, ऐसा मुझे लगता है। So thank you so much, Rahul, बात करने के लिए and for calling me for this interactive session. Really enjoyed talking to you guys. तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आप यहाँ पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।